हेलो दोस्तों। ज़िंदगी में हमें मिलता बहुत कुछ है, लेकिन हम उसकी गिनती कहाँ करते हैं। हम तो सिर्फ दुखड़ा रोने में लगे रहते हैं। ज़रा देखिए तो सही, इतने सारे अचीवमेंट उस महिला को मिले हैं जिन्होंने अपने हम सफ़र को खोया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। आज हम एक ऐसी महिला से मिलने वाले हैं जो भोपाल की हीरो हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी सोसाइटी में उन्होंने अपनी जगह बनाई है जहाँ पर मेल डोमिनेंसी है। तो आज हम देखेंगे आखिर वुमेन पावर क्या होता है। जी, दिल टूट जाता है, मन नहीं लगता है जब जिंदगी में फेलियर नज़र आता है। लेकिन अगर कोई 4 बार यूपीएससी में फेल होकर भी हीरो बन जाता है तो उससे आप क्या कहेंगे? हाय, मेरा नाम एकता रंजन है। मेरा जन्म स्थान राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में बहरोड एक जगह है, वहाँ पे गांव में हुआ। मेरे फादर बीएसएफ के पर्सन रहे हैं, मदर वाज ए होम मेकर और मेरे 2 बड़े भाई हैं। मैं सबसे छोटी घर में इकलौती बेटी थी। बहुत प्यार मिला मुझे और मेरी प्राइमरी एजुकेशन जब मेरे फादर जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे तो 6 स्टैंडर्ड तक जम्मू कश्मीर में हुई। उसके बाद 7 to 12 तक मेरी राजस्थान में एजुकेशन हुई और 12th के बाद मैं दिल्ली आ गई और मेरी एजुकेशन दिल्ली में हुई, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। मैंने दिल्ली से ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि मैं आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहती थी, इसलिए पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट में मेरे को मास्टरी करनी थी, इसलिए पॉलिटिकल साइंस में ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसके बाद 4-5 साल तक मैंने प्रयास किया आईएएस के लिए और लेकिन मैं उसे क्रैक नहीं कर पाई। इसी दौरान मुझे मेरे हस्बैंड एज ए फ्रेंड मुझे दिल्ली में मिले थे और हम दोनों ही आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे। अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, फैमिली में भी जानते थे, लेकिन हम दोनों ही सक्सेसफुल नहीं हुए अपने इस ड्रीम में। एंड देन हम बैंगलोर आ गए करियर स्टार्ट करने के लिए। हमने फिर एक प्रोफेशनल कोर्स किया, वो था आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग से हमने कोर्स किया, मैनेजमेंट, फैशन मैनेजमेंट का। और ये कोर्स करने के बाद ही हमने शादी की। शादी के समय मेरी एज 30 थी और मैंने अपना फिर करियर का स्टार्टिंग बैंगलोर में फैशन रिटेल स्टोर मैनेजर के रूप में अपना काम स्टार्ट किया एंड सेम थिंग मेरे हस्बैंड का करियर भी वही रहा। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली में मैंने आईएएस की प्रिपरेशन की और बहुत मेहनत की, लेकिन मैं क्रैक नहीं कर पाई और मैंने बहुत एनालाइज भी किया कि आखिर इसका कारण क्या था। मे बी इसका कारण था कि मेरा जो बेस था वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। शायद 10th तक मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, 10th के बाद से ही मेरे को एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट आया था और मे बी यही कारण हो कि मैं आईएएस क्रैक नहीं कर पाई। बट मैंने उस फेलियर को एक्सेप्ट किया एंड आगे मूव ऑन करना ही सही समझा। ठीक है, मैंने आईएएस के लिए फुल 4 टाइम प्रयास किया, लेकिन मैं फाइनल क्रैक नहीं कर पाई आईएएस को। मैं आईएएस क्रैक नहीं कर पाई और मेरे हस्बैंड भी नहीं कर पाए थे। तो मेरे बड़े ब्रदर उस समय आर्मी में ऑफिसर थे बैंगलोर में, उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमें आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन में कोर्स करने के लिए एनकरेज किया और हमने वहाँ से फिर अपना करियर स्टार्ट किया। मैरिज के बाद ही हमने प्रोफेशनली ना पूरा फैमिली के साथ जब दिल्ली में मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रही थी, उसी समय मेरे हस्बैंड मुझे एज ए फ्रेंड मिले और 4-5 साल की दोस्ती के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज किया था कि ही वांट टू मैरी विद मी। मुझे थोड़ा डर लगता था क्योंकि मैं बहुत होमली नहीं थी, घर के काम वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं सीखे थे। मेरे घर में मुझे बहुत इक्वालिटी का ट्रीटमेंट मिला था। 2 भाई थे, मैं बहन थी, कभी मेरे से एक पानी का गिलास भी मांगा नहीं गया था। तो घर के कामों में मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड थी।
स्टार्टिंग से तो मैंने बस अपने हस्बैंड से यही कहा था कि मेरे से ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं शादी के बाद कोई काम नहीं करूँगी। वो एक्सेप्टेड था और मेरे लिए बस यही काफ़ी था, और हम एक दूसरे को जानते थे, ये कंफर्ट बहुत था मेरे लिए। और हमने फिर वहाँ डिसाइड कर लिया था कि यस वी आर द राइट चॉइस फॉर ईच अदर। एक सेकंड, उसके बाद क्या बोला। बेंगलोर में मैंने एज ए फैशन रिटेल मैनेजर काम किया। बहुत सारे ब्रांडेड स्टोर में मैंने काम किया, जैसे मॉमिंग स्टोर है जो एक तरीके से मदर केयर प्रोडक्ट्स में डील करता है। उसके बाद सत्यपाल डिज़ाइनर स्टोर को मैंने मैनेज किया। लेकिन मुझे कहीं खोखलापन लग रहा था, मुझे कुछ सीखने की हमेशा इच्छा थी। चूँकि आईएएस की प्रिपरेशन की थी तो लर्निंग मेरे ब्लड में था, डीएनए में था। उसी समय मेरे ब्रदर ने मुझे इनकरेज किया कि आपको इंश्योरेंस सेक्टर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी फिनेंशियल नॉलेज मजबूत होगी। और मैंने ब्लाइंडली छोड़ के मेटलाइफ ज्वाइन किया एज ए मैनेजर। और इनिशियल स्ट्रगल के बाद वहाँ मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैंने मेटलाइफ में मैंने मैनेजर का काम किया और मेरी लंबी चौड़ी टीम थी 30+ लोगों की, और 2 MD/RT थे, और मुझे वहाँ पे प्रमोशन भी मिला। इसी बीच मेरे हस्बैंड को साउथ इंडिया में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, कंफर्ट नहीं हो रहा था एडजस्टमेंट में, तो मेरे हस्बैंड दिल्ली शिफ्ट करना चाहते थे। मैंने फिर दिल्ली शिफ्ट किया और वहाँ पे ट्रांसफ़र ले लिया। लेकिन मेरे हस्बैंड का जॉब चला गया था किसी कारण से, और उसी समय मेरे बड़े ब्रदर जो है बिज़नेस प्लान कर रहे थे फैमिली के लिए। वो नेशनल एंड इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट में था, एंड मेरे ब्रदर ने एडवाइस किया कि मुझे भी जॉब छोड़ के फैमिली बिजनेस स्टार्ट में हेल्प करना चाहिए। एंड देन मैं और मेरे हस्बैंड हैदराबाद शिफ्ट हो गए। मेरे हस्बैंड कार्वी में उस समय काम कर रहे थे और मैं फैमिली बिजनेस में आ गई थी, रिक्रूटमेंट में, जहाँ मैंने स्क्रैच से इस कंपनी को ऑर्बिट स्टाफिंग करके कंपनी है हैदराबाद में, उसमें मैंने काम किया। लेकिन कुछ साल के काम करने के बाद 2013 में फैमिली में कुछ इश्यूज़ होने लगे। मेरे हस्बैंड बहुत कंफर्टेबल नहीं थे कि मैं अपनी फैमिली, ब्लड साइड फैमिली में बिज़नेस कर रही हूँ। एंड ऐसे समय में मेरे हस्बैंड भोपाल शिफ्ट होना चाहते थे अपने कुछ काम के लिए, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। उनके यहाँ एक बेस्ट फ्रेंड थे और उनके साथ मिलके वो एजुकेशन इंडस्ट्री में ही कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह स्टार्ट करना चाहते थे। तो मुझे लगा कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूं, और इसलिए मैं फिर फैमिली बिजनेस छोड़ के भोपाल आ गई। इसी समय मेरी एज काफ़ी लेट हो रही थी और हमारे पास बच्चे नहीं थे। तो मैंने प्रयास स्टार्ट किया कि नहीं, अभी फैमिली होनी चाहिए। एंड मैंने भोपाल में आके एक जॉब किया सैम इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर का, और 6 मंथ के बाद ही मैं कंसीव हो गई। और ये ट्विन प्रेगनेंसी थी जो बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, तो मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा। और 2014 में मुझे दुनिया की सबसे बेस्ट गिफ्ट भगवान से 2 प्यारी प्यारी बेटियां मिली। और वो प्री मैच्योर बच्चियां थी, बहुत अंडरवेट थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। लेकिन 6 मंथ्स के बाद मेरी बच्चियां स्टेबल हो गई थी। एंड देन मैंने फिर घर से ही पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया। और जब मेरी बच्चियां 2 साल की हुई तो मैंने फिर से जॉब ज्वाइन कर लिया भोपाल में, खुद के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। एंड ये एक विज़न फोर्स करके इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो PM और CM लेवल के इवेंट करती है, जहाँ मैंने PR हेड का जॉब लिया। लेकिन इस बीच मेरे घर में मेरे बच्चों की डिपेंडेंसी, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रह रहे थे, उनकी डिपेंडेंसी सबकी मेड पे थी। लेकिन कई बार ऐसा हो रहा था कि मेड जा सकती है, मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो मुझे लगा कि ये जॉब मैं ज़्यादा दिन कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे मेरी प्रायोरिटी थी। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा बिज़नेस करना चाहिए जहाँ मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम रहे। मैं जब चाहूँ जॉब को कम कर सकूँ, अपने काम को जब चाहूँ बढ़ा सकूँ, जब चाहूँ छुट्टी ले सकूँ। 9 to 7 जॉब मुझे अखर रहा था। तो ऐसा ये समय था जब 2017 में, तब मैंने सोचा कि मुझे रियल एस्टेट कंसल्टेंसी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, और मैंने रियल एस्टेट कंसल्टेंसी बिज़नेस स्टार्ट किया। मैम
जानना चाहती हूँ कि जब भी मैं फेसबुक पर जुड़ी हुई हूँ आपसे, काफ़ी टाइम से हम लोग फेसबुक फ्रेंड्स हैं, और मैं आप लोगों को बता दूँ कि फेसबुक के ज़रिए ही मैंने मैम को जाना, पहचाना, मैं उससे काफ़ी इंस्पायर हुई। मैंने हर जगह देखे आपके फ़ोटोज़, अधिकतर मैंने नोटिस किया है कि मेल पर्सन ही मैक्सिमम आपके आसपास खड़े हुए हैं, आपके बैकग्राउंड में या आपके साथ किसी भी सेक्टर में, किसी भी ऑफिस में, लेकिन आप एक सिंगल वुमेन उनके बीच में दिखाई देती हैं। तो इसका कारण क्या? और कारपोरेट सेक्टर में आपने ये जगह कैसे बनाई, जबकि मेल डोमिनेंसी है इस सेक्टर में, तो आपने कैसे बनाई? आपकी बात बिल्कुल सही है। चूँकि मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंसी इंडस्ट्री में हूँ, जहाँ ये कम्प्लीटली मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, खासकर इंडिया में। हालांकि यूरोप में वुमेन है, काफ़ी वुमेन है, लेकिन इंडिया में नहीं है। तो ये इंडस्ट्री ही मेल डोमिनेटेड है, और मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, बिकॉज़ वुमेन को अगर प्रोफेशनल वुमेन है तो उन्हें इसमें रिकॉग्निशन भी फास्ट मिलती है, और यही कारण है मेरे सक्सेस का भी, क्योंकि हमें सक्सेस वहीं मिलती है, अपॉर्चुनिटी जहाँ स्कोप ज़्यादा है। जहाँ स्कोप ज़्यादा है, बिल्कुल। मैम, जैसे कि आपने बताया अपनी स्टोरी के दौरान कि कोविड के दौरान सर की, मतलब आपके हस्बैंड की सडन डेथ हुई, उसके बाद भी आपने लगातार अपने काम को बनाए रखा। ये कैसे कर लेती हैं आप? क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं जो मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं, न खाना खाना होता है, ना पीना होता है, सही ढंग से अपनी हेल्थ को उन्होंने डाउन कर दिया, लेकिन आप एक सशक्त महिला के रूप में हमेशा आगे बढ़ती रही। इसका राज क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनिशियल 6 मंथ बहुत ख़तरनाक होते हैं, लेकिन हमें उसके थ्रू जाना ही होता है। जीवन हमें तकलीफ़ में ही जीवन समझ में आता है। ये फेज़ था जहाँ मैंने स्पिरिचुअलिटी को, आत्मा को ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश की, और चूँकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी 2 छोटी बच्चियों की, और मुझे ये लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है कि जहाँ मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकूँ। और मुझे ये समझ में आ रहा था कि मुझे कैसे भी खुश रहना सीखना है, पॉजिटिव होना है, आगे पॉजिटिवली मूव होना है, क्योंकि मैं खुश रहूँगी तो ही मेरी बच्चियों की परवरिश मैं ज़्यादा अच्छी कर पाऊँगी। मैम, आपने जो बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि अगर मैं खुश रहूँगी तो ही मेरी फैमिली खुश रहेगी। अगर दुनिया की हर महिला, अगर दुनिया की हर वुमेन ये बात स्वीकार कर ले, अपने आप से अगर वो प्यार करने लगी, तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन के केसेस कम होने लगेंगे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में लगातार मेंटल हेल्थ के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हर वो इंसान, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, मैं तो कहूँगी कि हर इंसान को समझना चाहिए कि हम अगर खुश हैं तो हम दूसरों को भी खुश रहने लायक बना सकते हैं। बिल्कुल। जिंदगी का एम है, अगर कोई एक चीज़ खत्म हो गई है या एक चीज़ फिजिकली अगर हमारे साथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके पीछे, या फिर बोलना चाहिए कि अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अगर वो हमारे बीच में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो भी हमें समझना चाहिए कि वो मेंटली हमें इंस्पिरेशन दे रहा है काम करने की। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। महिला हो या पुरुष हो, हमें खुश रहना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हम अंदर से खुश हैं तो हम खुशियाँ बांटेंगे, अगर हम अंदर से दुखी हैं तो हम दुखी बांटेंगे। तो खुश रहना चेहरे पे ही नजर आ जाता है कि हम क्या। हाँ, लेकिन आसान नहीं है। खुश रहने के लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, कि हमारा दृष्टिकोण बहुत पॉजिटिव रहे। और शायद मैंने बहुत छोटी एज में ही अपनी बच्चियों को भी वो एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट इस तरह से पढ़ा दिया कि फादर नहीं हैं, लेकिन फादर हमारे साथ हैं। वो एक पक्षी भी घर में आता है तो वो सोचती हैं कि शायद फादर आए हैं। वो अभी भी खाने में खाती हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा रख के आती हैं मंदिर में, उन्हें है कि फादर है, कहीं है, मतलब इस आसमान में हैं या वातावरण में कहीं ना कहीं फादर हैं। फादर बॉडी नहीं है बट है वो, तो वो ज़्यादा दुखी नहीं है उससे, वो दुख से ओवरकम ज़्यादा अच्छे से कर पाई इसके कारण। और मेरी भी यही थॉट प्रोसेस है, मैं भी ऐसे ही समझती हूँ। जाना सबको है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। चूँकि बच्चे छोटे थे तो ये बहुत मुश्किल समय था, बहुत मुश्किल होता है। बच्चों की सारी डिमांड्स अपने फादर से होती है, काफ़ी सारे। हाँ, मेरे लिए ये था कि चूँकि मैं बाहर का जीवन भी जी रही हूँ प्रोफेशनली, तो मेरे को अब दोनों रोल निभाने हैं। और मेरे हस्बैंड एक्चुअली फादर की बजाय एक मदरली फिगर थे, बहुत सपोर्टिव थे, तो वो इसीलिए मुझे थोड़ा अपने काम में कटौती करनी पड़ी है। जितना मैं पहले एग्रेसिव थी काम में, उतना अभी नहीं हूँ। हाँ। डबल जिम्मेदारियों के साथ मैम लगातार आगे बढ़ रही है पूरे विश्वास के साथ। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन यही है कि स्पिरिचुअल पावर क्या है आपका, आपने कैसे जनरेट किया ये?
स्पिरिचुअलिटी को खोजना, समझना भगवान क्या है, मेरे को बहुत पहले से इंटरेस्ट रहा है और इसलिए मैंने एक बार विपाशना भी किया था। अच्छा। जिसका बेसिक 10 दिन का कोर्स, और जब मेरी बेटियां पेट में थी तो भी मैं 3 दिन के लिए गई थी, जब वो 6 मंथ्स की थी तो भी मैंने किया था। उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया इस सारी चीज़ से ओवरकम में। मेरे को स्पिरिचुअलिटी जो समझ में आता है वो है इंसानियत, और मुझे लगता है हर इंसान में भगवान का अंश है। मैं परमात्मा को एक नेचर के रूप में देखती हूँ, कुदरत के रूप में देखती हूँ, प्रकृति के रूप में ना। ये पूरे ब्रह्मांड अपने आप में एक शक्ति है। मैं शिव दुर्गा इस वे में भगवान को नहीं देखती हूँ, है ना। मैं भगवान को प्रकृति के रूप में, प्रकृति के नियमों के रूप में देखती हूँ। आत्मा, नेचर लवर भी है, दैट मींस। हाँ, आई एम नेचर लवर। मुझे लगता है कि हर इंसान में भगवान का अंश है। चूँकि भौतिक जीवन में हमारी आत्मा पे कुछ दोष, लालच, ईर्ष्या वो सब आ जाते हैं, बट बेसिकली कुदरत, भगवान का हर अंश जो है, हम हर आत्मा, मैं क्या हूँ, मैं भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं। तो जब हम हर इंसान में भगवान को देखने लग जाए ना, तो हमारी आत्मा और शुद्ध होती है। सच्चाई को एक्सेप्ट करना, हर चीज़ को सच्चाई जिस रूप में है उसी रूप में देखने की कोशिश करना, मेरे ख्याल से यही जो है स्पिरिचुअलिटी है। एक गाना भी है, सत्य ही शिव है। या बिल्कुल। तो आप प्रकृति में सत्य को, ट्रुथ को देखने की पूरी कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल। और स्पिरिचुअल पावर आपका गजब का। मैम, मैं काफ़ी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने काफ़ी वैल्यूबल टाइम मैम ने निकाला है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी इंफॉर्मेशन के लिए।